नमस्कार दोस्तों, सोरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, कुछ डिग्रीधारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में जो है शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोग जो अभी बीएड करने के लिए जा रहे हैं यानी जो टीचर ट्रेनिंग करेंगे तो कल को जाके आप लोग ट्रेन टीचर कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको बता दें कि जैसे बिहार में जो है बिहार टीईटी के माध्यम से जो है 2011 में जो टीचर की बहाली हुआ था वह जो है अनट्रेन टीचर यानी अप्रशिक्षित शिक्षक की बहाली हुआ था। तो इसीलिए जो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जितने भी टीचर की बहाली हो विद्यालय में वह सभी प्रशिक्षित होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो ऑप्शन में मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अच्छी लिखावट। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, तो उद्देश्य होता है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया ही नहीं, आप कोई भी काम करते हैं, आप घर बनाइए, आप मान लीजिए पटना पढ़ाई के लिए जाइए, आप यहाँ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाइए, तो सभी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। आप पढ़ते भी हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। माता पिता अपने बच्चे को जो विद्यालय भेजते हैं उसके पीछे भी उद्देश्य रहता है। तो कोई भी काम अगर शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे जो उद्देश्य होता है। तो इसीलिए जो है शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण उद्देश्य होता है। क्योंकि देखिए माता पिता जो है अपने बच्चों के दैनिक दक्षता विकास के लिए विद्यालय भेजते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, उनका व्यवहार में परिवर्तन हो, वो समाज में शिक्षित व्यक्ति कहलाए। तो यह उद्देश्य होता है। उसके बाद बता दें कि शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण क्या होता है, तो मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कौन करता है, तो शिक्षक करता है, या फिर माता पिता भी करते हैं कि मेरा बच्चा कितना विकास किया है विद्यालय जाकर, या शिक्षक भी करते हैं कि हम जो जितना कक्षा में पढ़ा है बच्चा विकास किया है कि नहीं। तो शिक्षण व्यवस्था का जो है अंतिम चरण क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगम विधि में शिक्षण कौशल कैसा होता है। तो ऑप्शन में बहुत आसान, सरल से कठिन, कठिन से सरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आगम विधि में शिक्षण कौशल कैसा होता है, तो सरल से कठिन। यानी हम बताए हैं कि देखिए आगमन विधि और निगमन विधि, वही जो है आगमन विधि को ही आगम विधि कहा जाता है। तो देखिए आगम विधि में पहले उदाहरण बाद में जो है नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में जो है पहले क्या नियम और बाद में जो है उदाहरण बताया जाता है। तो आगम विधि जो है आसान से कठिन होता है या सरल से कठिन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके माध्यम से पुस्तकालय के पुस्तक का विवरण रखा जाता है। तो ऑप्शन में पुस्तक, समाचार पत्र, पुस्तकालय रजिस्टर, विद्यालय रजिस्टर। तो देखिए निम्न में से किसके माध्यम से पुस्तकालय के पुस्तक का विवरण रखा जाता है, तो पुस्तकालय रजिस्टर के माध्यम से जो है पुस्तकालय के पुस्तक का विवरण रखा जाता है। मान लीजिए आप पहले कभी किसी विद्यालय में थे या कोई किसी कॉलेज में रहता है, तो जो पुस्तकालय से जो पुस्तक लेता है तो वहाँ रजिस्टर होता है कि आप 15 दिन के लिए ले जा रहे हैं या 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। ठीक है, तो उसका विवरण कहाँ होता है, तो पुस्तकालय के रजिस्टर पर होता है। आपको बता दें कि विद्यालय का हृदय जो पुस्तकालय को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एनसीईआरटी का पुस्तक लागू होता है। तो ऑप्शन में 6th क्लास से 9th क्लास, 12th क्लास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में जो है एनसीईआरटी पुस्तक कब से लागू होता है, तो 9वीं क्लास यानी 9th क्लास से लागू होता है। और एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में हुआ था। और एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1937, 1952, 1964, 1988। तो देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर दौलत राम कोठारी थे। और कोठारी आयोग जो है अपना प्रतिवेदन 1966 में सौंपा था। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए वर्धा आयोग जो कि प्राथमिक शिक्षा आयोग कहलाता है वह जो है 1937 में स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं उसकी स्थापना जो 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए। तो ऑप्शन में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी में। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए, तो क्षेत्रीय भाषा में देनी चाहिए। और इस बात की जो है प्रतिपुष्टि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में भी किया गया है। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है मातृभाषा में देनी चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शिक्षण विधियां हैं। तो ऑप्शन में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं
हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं, सिर्फ ये रिवीजन हम आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जितने भी आपको यानी प्रश्नोत्तर विधि हो गया, व्याख्यान विधि हो गया, प्रदर्शन विधि होगा, यह आपको शिक्षण विधियां हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए कार्य की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए। तो ऑप्शन में है घर में, बाजार में, मंदिर में, कक्षा में। यानी आप एक शिक्षक है और अपने कक्षा कक्ष में यदि बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो फिर आप उनका जांच कहाँ करेंगे? क्या आप शहर में करेंगे, मार्केट में करेंगे, मंदिर में करेंगे, कहाँ करेंगे? आप सिर्फ जो है जहाँ दिए थे यानी कक्षा कक्ष में अगर दिए हैं तो कक्षा में ही उसका जांच करेंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच कब आया था। तो ऑप्शन में 1854, 1855, 1954, 1955। तो देखिए वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था और वुड डिस्पैच जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थी। इस जो है वुड डिस्पैच में कहा गया था कि जो है उच्च वर्ग को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए और वो छन छन के जो है निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था कौन होती है। तो ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए बालक की जो है प्रारंभिक अवस्था कौन होती है। तो शैशवावस्था होती है जिसकी अवधि 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक, किशोरावस्था की अवधि 12 से लेकर 18 वर्ष तक और 18 वर्ष के बाद की अवधि जो है प्रौढ़ावस्था कहलाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किंडरगार्टन विधि किससे संबंधित है। तो प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, क्योंकि देखिएगा किंडरगार्टन विद्यालय में जो है प्राथमिक बच्चा ही जाता है। वहाँ बहुत सारे खेल खिलौने, बच्चा को मनोरंजन मतलब जो भी चीज़ में मनोरंजन लगे या रुचि लगे वो चीज़ जो उसके विद्यालय में रखा जाता है, जिसे छोटा बच्चा जो है पढ़ पाए प्राथमिक विद्यालय में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूर दराज के छात्रों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन में पानी की व्यवस्था, छात्रावास, अच्छी सड़क, पुस्तक की व्यवस्था। तो देखिए दूर दराज के छात्रों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए। तो छात्रावास होना चाहिए, क्योंकि हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि छात्रावास जो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दूर दराज के बच्चे अगर जो स्कूल नहीं आ पाते हैं या कॉलेज नहीं आ पाते हैं तो वो जो है छात्रावास में रह के अपना शिक्षण पूरा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें, हम जो है धमाकेदार ऑफर के साथ आप लोग को बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स दे रहे हैं। तो देखिए आप लोग मेरा नोट जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये हम दे रहे थे, वही नोट्स अब जो है हम मात्र 49। और देखिए जिस स्टूडेंट को 49 भी नहीं हो पाएगा, आप जो है कम से कम 21 रुपये यानी 21, आप सही सुने कि आप 21 रुपये आप पेमेंट करके मेरा नोट जरूर लीजिए और एक बार एग्जाम में जरूर देख के जाइएगा। और देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट यह हो सकता है, अगर आपका एग्जाम कैंसिल हुआ तो समझिए आप 21 रुपये में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि देखिए 21 रुपया तो दे ही सकते हैं। और जो लोग अगर सक्षम है 49 रुपया देने में, जिनके माता पिता अगर उतना सक्षम है तो आप लोग जरूर 49 दीजिएगा, उससे कम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे मेहनत को भी समझिएगा। तो ये नंबर है मेरा 7050387142 या मेरा व्हाट्सएप नंबर और फोनपे गूगल पे भी नंबर है। तो आप इसी पे पेमेंट करके आज सभी लोग नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए और एक बार मेरा नोट्स जरूर देख के जाइए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो देखिए आज यह क्वेश्चन हम छोड़ते हैं क्योंकि यह भी बता चुके हैं, तो इसका हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में किसको महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन में महिला शिक्षक को, पुरुष शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, सहायक शिक्षक को। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में किसको महत्व दिया जाता है। तो महिला शिक्षक को, क्योंकि देखिए अगर जिस भी प्राथमिक विद्यालय में अगर महिला शिक्षक है तो वो छोटा बच्चा को अच्छा से झेल पाती है, मगर पुरुष शिक्षक जो है ज़्यादा नहीं झेल पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा में महिला जो है शिक्षक ज़्यादा बेहतर कक्षा कक्ष को अच्छा रखती है, ठीक ना, या वहाँ के वातावरण को। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन में अनुवांशिक गुण, पौष्टिक आहार, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए बालक के जो है शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त सभी का, यानी अनुवांशिक गुण हो गया, पौष्टिक आहार हो गया, वातावरण भी हो गया। अगर मान लीजिए किन्हीं के माता पिता ज़्यादा लंबे हैं तो वो उसका बच्चा भी लंबा होगा, या जिसके माता पिता ज़्यादा छोटे हैं, नाटा है, तो उनका बच्चा भी छोटा होगा। तो शरीर पर जो अनुवांशिक गुण भी प्रभाव पड़ता है। अगर सही से मान लीजिए पौष्टिक आहार खाना पीना नहीं मिलता है तो उस पर भी शरीर का विकास निर्भर करता है, और वातावरण भी निर्भर करता है। मान लीजिए आप प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, उस पर भी आपका शरीर निर्भर करता है कि कैसा विकास करता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन में आरक्षित और अल्पसंख्यक बालिका को आरक्षित और अल्पसंख्यक बालक को, सामान्य बालक को सामान्य बालिका को। तो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किसको पढ़ाया जाता है, तो आरक्षित और अल्पसंख्यक बालिका को, यानी जो बीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, एसटी जो बालिका होती है उनको जो है पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और इस विद्यालय की स्थापना जो है 2004 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन में विद्यालय भवन, श्यामपट्ट, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में कौन जो है मानवीय संसाधन हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए विद्यालय भवन हो गया, श्यामपट्ट हो गया, पुस्तकालय हो गया, यह सभी आपको भौतिक संसाधन है। इस ऑप्शन में आपको कोई लग रहा है कि ऐसा कोई जीवित प्राणी है, नहीं है, ठीक ना। आपको हम बताए हैं कि विद्यालय में मानवीय संसाधन कौन है, जैसे शिक्षक हो गया, छात्र छात्राएं हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, सफाई कर्मी हो गया, यह सभी आपको विद्यालय में मानवीय संसाधन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में जो इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, और सांकेतिक भाषा खासकर जो है मुख्य बधिर विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यह सब भी क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। तो आज आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं और दोनों का सही उत्तर दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। और आप मात्र 21 रुपया दे के मेरा नोट्स ले सकते हैं। और जो लोग पहले से सक्षम होंगे, जो पैसा देने में 49 देने में सक्षम है, तो प्लीज़ आप लोग 49 दीजिएगा, क्योंकि मेरे मेहनत को भी समझिएगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।